फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा था कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पढ़ा था? फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था, है ना? यस मैम। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट मैम, वो स्टेट्स जनरल में बटा हुआ था। तो 3 स्टेट में बटा था। उसी तरह से हमें रूस की क्रांति का पढ़ना है। रूस में जो था, रूस में भी समाज में 3 तरह के लोग थे रूस के समाज में, जो कि रूस में परिवर्तन लाना चाहते थे। एक थे उदारवादी, एक थे रेडिकल और एक थे रूढ़िवादी। 3 तरह के लोग इस समाज में रहते थे। 3 तरह के लोग थे इस समाज में भी, रेडिकल, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। 3 तरह के लोग थे और तीनों ही फ्रांस की तरह वहां पे रूस के समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। ये क्या लाना चाहते थे? रूस के समाज में परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन तीनों का ही नजरिया अलग अलग था। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, तीनों का नजरिया अलग अलग था। अपनी अपनी तरह से ये लोग सोचते थे कि कैसे कैसे परिवर्तन लाना है। उदारवादी जो थे, उदार माने थोड़ा सा लिबरल होते हैं, इन्हें इंग्लिश में लिबरल कहते हैं, फ्री माइंडेड होते हैं। इनका मतलब था कि यूरोप का समाज परिवर्तित हो जाना चाहिए और जो उस पर आधारित है, राजा पर आधारित जो शासन है, राजशाही, वो खत्म होना चाहिए और जो जनता जिसे चुने वो होना चाहिए। लेकिन ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार ना हो, सिर्फ रिच फैमिली या धनी वर्ग के लोग ही क्या करें, मत दे और उसको चुने अपने शासक को। रेडिकल ना तो बहुत ज्यादा परिवर्तन के उसमें थे, मध्य मार्गी थे। ये चाहते थे पूंजी जो जितने भी हमारे राजा हैं उन पर सारी पूंजी रहती है वो बंटनी चाहिए। इनकी धारणाएं अलग अलग थी। ये भी समाज में परिवर्तन चाहते थे, लेकिन ये महिलाओं को मत देने के उसमें थे, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के उसमें थे, पक्ष में। और रूढ़िवादी परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन ये कहते थे सारी चीजें एकदम खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारी परंपराएं भी साथ होनी चाहिए और परिवर्तन जो है धीमी धीमी गति से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? धीमी गति से होना चाहिए। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ, उदारवादी, और पेज नंबर आप लोग निकाल रहे हैं 25 पर, मैं निशान भी लगवाती जाऊंगी कि उदारवादी क्वेश्चन आते, जब आप एनुअल में आएंगे तो आपको 3 नंबर में भी क्वेश्चन आते। उदारवादी पर टिप्पणी लिखो या समाज में कितने तरह के लोग थे। तो सबसे पहले लास्ट में देखिए, पहले आप देखिए यूरोप में सभी लोग, पहली बात तो है कि यूरोप में सभी लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। ध्यान दीजिए, यूरोपियन कंट्री हमारी जितनी भी हमारी यूरोपियन कंट्री है, वहां या तो बहुत ज्यादा अमीर लोग थे या गरीब, दो उसमें बटा हुआ था वहां का समाज। या तो बहुत ज्यादा रिच फैमिली थी या गरीब लोग थे, और ज्यादातर रिच फैमिलियों ने ही सारी पूंजी को अपने अधिकार में कर रखा था। ज्यादातर रूस के लोग किसान थे, ये भी आता है। रूस के लोग ज्यादातर क्या काम करते थे? तो क्या काम करते थे? वो कृषि करते थे, है ना। तो यूरोप में सभी लोग परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि इसमें परिवर्तन हो, लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने बताया ना, रूढ़िवादी नहीं चाहते थे कि परिवर्तन हो भी तो परिवर्तन धीमी गति से वो परिवर्तन हो। सबकी अलग अलग राय थी, चाहते सभी परिवर्तन थे, लेकिन सबकी राय अलग अलग थी। बहुत सारे लोग तैयार भी नहीं थे इस बदलाव के लिए। इसमें कुछ रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव कहते हैं जिसे, कुछ उदारवादी थे, लिबरल्स थे, और कुछ रेडिकल थे जो समाधान तो चाहते थे, कहते थे कि समाधान होना चाहिए, समाधानों के पक्ष में थे, लेकिन समय के साथ अब इन शब्दों का मतलब क्या है? वो कहते हैं समय के साथ समाधान होना चाहिए। अब इन शब्दों का मतलब क्या है? उदारवादी, पहले हम पढ़ेंगे उदारवादी। ये उदारवादी ऐसा कहते थे। उदारवादियों का कहना क्या था कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। एक तो ये कहते थे धर्मों को, सभी धर्मों को, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनको बराबर का क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए।
बराबर का सम्मान। ये उदारवादियों की नीति थी। किसकी नीति थी? उदारवादियों की। एक तो बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, उदारवादी लिबरल जो आजादी देते हैं, और शायद हो, और ये भी हो, यूरोप के सभी देशों में एक ही धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। आपने देखा बाहर के देशों में ज्यादातर ईसाई जो है हमारा, ईसाई धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन उसमें भी दो ग्रुप है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये अलग अलग थे। तो ज्यादातर जो पैसे वाले लोग थे, कैथोलिक जो थे वो गरीब थे, तो वो कहते थे कि सभी लोगों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड के समर्थन करती थी। किसका करती? चर्च ऑफ इंग्लैंड का। और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग थे, मतलब कोई तो इंग्लैंड के चर्च के समर्थक थे और कोई ऑस्ट्रेलिया और वो स्पेन किसके थे? कैथोलिक चर्च के समर्थक। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों के, जो वंश आधारित सरकार होती है, सत्ता होती है, वंश आधारित मानते हो? वंश आधारित पता है? जैसे एक राजा, फिर उसका बेटा बन गया। जैसे आपने पढ़ा लुई 16 पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति में लुई 16, उससे पहले उन्हीं के वंश के 15 लोग शासन कर चुके थे। लुई 1, लुई 2, लुई 3, मतलब इस तरह से। तो लुई 16 मतलब वंश आधारित, कि उन्हीं के बच्चे ना बने। वंश आधारित सत्ता के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? वंश आधारित। समझ गए कि एक ही परिवार का व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, विरोध में थे। ऐसा नहीं कि एक राजा बन रहा है फिर उसका बेटा बन जाए, फिर वो कहते थे चुना जाना चाहिए, जनता उसे चुने, जैसे हमारे इंडिया में चुने जाते हैं ना। और उनका कहना था कि सरकार को किसी भी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। जो भी पैदा हुआ है उसको कानून के समक्ष उसको सारे अधिकार है। लेकिन जो राजा होते थे या इनके मंत्री होते थे, इन्हें विशेष अधिकार होते थे जन्म से ही। वो कहते थे जन्म के विशेष अधिकार खत्म होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सबके लिए लॉ बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे एक आम आदमी है, लॉ सबके लिए बराबर है हमारे यहाँ कानून। तो वो ये कहते थे कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो इन्हें जन्म से अधिकार मिले हैं उन्हें खत्म होना चाहिए, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई बहुत पैसे वाला हो, और सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो ये इनकी मानना था कि कानून सबके लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कानून बराबर होना चाहिए, धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ये उदारवादी का है, वंश आधारित सत्ता के विरोधी थे ये। और कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसी भी उसको बिलोंग करता हो, धर्म को बिलोंग करता हो, रिच हो या गरीब हो। और उन्होंने ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जहां शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। ऐसी सरकार चाहता था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों की चलती हो, किसकी? राजा की और उसके अफसरों की। ऐसी सरकार के ये विरुद्ध थे। ये लोग चाहते थे कि सभी को सरकार में बराबर की हिस्सेदारी मिले। न्यायपालिका, ये न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी है, न्यायपालिका है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हमारे राजा है या वही सारे वो करता है। ये कहते थे कि न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका के आधार पर क्या होने चाहिए? फैसले होने चाहिए। न्यायपालिका का समर्थन करते थे ये। उस पर आधारित सरकार चाहिए थी इन्हें, इनको उदारवादियों को। न्यायपालिका के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। ये समूह लोकतांत्रिक नहीं थे। ये लोकतांत्रिक नहीं थे, मैंने बताया लोकतांत्रिक क्या होता है, जैसे चुनाव होते हैं। ये धर्मों को बराबर सम्मान चाहते थे, वंश आधारित सत्ता के विरोधी थे। ये कानून कहते थे सबको कानून बराबर होना चाहिए, किसी विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, उसके विरोधी थे। न्यायपालिका आधारित शासन होना चाहिए, लेकिन ये लोकतांत्रिक नहीं थे, क्योंकि ये कहते थे कि जो भी हमारे यहाँ शासन होगा उसमें सिर्फ जो भी लोग मत देंगे, उसमें सिर्फ धनी लोग उसमें मत दे सकते हैं, जो गरीब हैं वो उसमें मत नहीं दे सकते। और रूस की ज्यादातर जनता जो थी किसान थी, गरीब थी, पहले रूस इतना अमीर नहीं था। तो ये लोग सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के विरोध में थे। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार आपके सिविक्स में भी है। हर 18 साल के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, हर व्यक्ति को यह अधिकार है। लेकिन ये उसके विरोध में थे, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के विरोध में थे। कौन?
उदारवादी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरोध में थे। इसका मतलब होता है कि वो नहीं चाहते थे कि सारी जनता वोट दे, सिर्फ वो चाहते थे रिच लोग, पैसे वाले लोग ही क्या करें, इसमें अपना शासक चुने। ये उनका मानना था कि वोट मत देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को मिलना चाहिए। संपत्तिधारी का मतलब समझते हो, पैसे वाले लोगों को। और हर तो कोई पैसे वाला नहीं होता, गरीब भी होते हैं। रूस के लोग तो ज्यादातर क्या थे, किसान थे। तो इनमें इनकी क्या क्या वो है उदारवादी का, यदि आपको शॉर्ट टिप्पणी लिखने को आती है या उदारवादी क्या थे या कौन थे, तो इनमें से एक ना एक वो आएगा, आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे उदारवादी सभी धर्मों को बराबर सम्मान चाहते थे, वंश आधारित सत्ता के विरोधी थे, कानून वो चाहते थे सभी को बराबर कानून मिले, वो न्यायपालिका आधारित सरकार चाहते थे, बट वो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के विरोध में थे। वो चाहते थे केवल संपत्तिधारी या पैसे वाले लोगों को क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए मत देने का। तो आगे उदारवादी क्या थे, फिर बताती हूं मैं। उदारवादी का क्या मानना था, परिवर्तन तो चाहते थे समाज में, हर कोई अपने हिसाब से बदलाव चाहता था रूस के समाज में। ये चाहते थे सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो इंग्लैंड का चर्च था उसके समर्थक थे और कुछ कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। वंश आधारित सत्ता के विरोधी थे, ये नहीं चाहते थे एक राजा बने फिर उसका बेटा बने फिर उसका बेटा बने। वंश आधारित सत्ता वो होती है, ये चाहते थे उसे चुना जाए, कानून सबके लिए बराबर हो, ऐसा ना हो जो हमारे राजशाही लोग हैं, संपत्तिधारी लोग हैं, उनके लिए कानून अलग हो, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कानून अलग हो। उनका मानना था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। न्यायपालिका आधारित सरकार चाहते थे कि जो भी फैसला हो वो न्यायपालिका करे। जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी है, हमारे यहाँ कुछ भी हुआ होता है तो न्यायपालिका उसका क्या करती है, हल निकालती है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो हमारी जिला है उसमें जिला अदालत होती है। तो उसी तरह से वो भी चाहते थे कि न्यायपालिका होनी चाहिए, बट वो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के विरोध में थे। वो चाहते थे कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ संपत्तिधारी लोगों को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। जो क्वेश्चन आ सकता है कि उदारवादी किन लोगों को मत देने का अधिकार चाहते थे, तो किन को चाहते थे, रिच फैमिली को या फिर संपत्तिधारी। रिच और संपत्तिधारी, संपत्ति माने भी तो पैसा होता है, संपत्ति मतलब रिच लोगों को चाहते थे कि वो सिर्फ रिच लोग ही इसमें मत दें। नेक्स्ट आते हम, अब ये उदारवादी का समझ में आ गए पांचों पॉइंट, सबको आगे पांचों पॉइंट क्लियर है। अब हम रेडिकल, पांचों पॉइंट उतार लेना आप लोग। अब हम रेडिकल पे आएंगे। इसमें तीन थे, उदारवादी मैंने आपको बता दिया। अब हम किस पर आते हैं बच्चों, रेडिकल पे। रेडिकल क्या चाहते थे, इसके विपरीत रेडिकल समूह ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी की बहुमत के समर्थन में हो। मतलब देश की आबादी मतलब जिस धर्म के लोग ज्यादा हो उस धर्म का व्यक्ति शासन करे, या जैसे जाति के लोग ज्यादा हो या धर्म के लोग ज्यादा हो, तो उस धर्म का लोग, जो धर्म का व्यक्ति है वो क्या करे, शासन। आबादी के जो जिसकी जितनी ज्यादा आबादी होगी, ये जो देश की आबादी बहुमत के समर्थन पर आधारित थे हो, उनमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। पहला क्या था, आबादी के जिसकी ज्यादा आबादी हो उसके समर्थक थे, है ना, जिस भी धर्म के लोगों की आबादी ज्यादा होगी उसी का बने। दूसरा, महिलाओं के समर्थन में थे, महिलाओं को मताधिकार के समर्थन में थे। मैं ये पॉइंट दोबारा क्लियर करूंगी, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। महिलाओं को मत देने के अधिकार के समर्थन में थे, पहले महिलाओं को मत नहीं का अधिकार नहीं था। उदारवादियों के विपरीत ये लोग जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार के खिलाफ थे। ये लोग भी जमींदारों और जितने भी जो संपत्तिधारी लोगों को जो अधिकार मिले हुए थे उसके खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति हो उसके विरोध में थे। तीसरा पॉइंट, जमींदारों
और संपत्तिधारियों को विशेष अधिकार के खिलाफ थे। फोर्थ है इनका, ये चाहते थे कि संपत्ति किसी एक के पास तक केंद्रित ना हो, किसी एक के पास क्या हो, इकट्ठी ना हो, और वो उसका क्या होना चाहिए, उस संपत्ति से कुछ ना कुछ काम किया जाए जिससे सबको रोजगार मिल सके। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। निजी माने जैसे मेरी अपनी, तुम्हारी अपनी, जिसकी अपनी, जैसे मेरे पास यदि मेरा पैसा तो वो मेरा है, तो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास ही संपत्ति हो। जैसे 10 लाख लोग हैं और उसमें से 2 लाख लोगों के पास संपत्ति है, बाकी 8 लोग संपत्तिहीन है, उसके विरोधी थी कि केवल कुछ लोगों के पास ही संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि उनके पास संपत्ति है भी तो वो उसका यूज करें, रोजगार खोले लोगों के लिए, ताकि उनको रोजगार मिल सके और लोग बराबर आ सके। तो ये निजी संपत्ति के तो विरोधी नहीं थे, बट ये किसके विरोधी थे, किसी एक के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं सारा समझाती हूँ आपको। ये रेडिकल क्या चाहते, परिवर्तन ये भी चाहते थे, बदलाव ये भी चाहते थे रूस के समाज में, लेकिन उसके लिबरल्स के, उदारवादियों के विपरीत ये क्या चाहते थे, ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत से बने, देश की आबादी के बहुमत से बने, मतलब जिस धर्म के लोग, जिस जाति के लोग ज्यादा है, उस व्यक्ति को क्या बनाया जाए, उसकी सरकार चुनी जाए। दूसरा, बहुत सारे ये लोग महिला मताधिकार के समर्थन में थे कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। आपको पता है महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला था? 1946 में, है ना। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और उद्योगपतियों के जो अधिकार मिले होते उनके खिलाफ थे, और ये निजी संपत्ति के विरोधी थे, लेकिन इनका मानना था कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। बंटवारे का मतलब उस संपत्ति से लोगों के लिए रोजगार खोले जाएं और लोग अपना गुजर बसर कर सके, क्योंकि रूस में कुछ लोग बहुत गरीब थे जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी, कुछ किसान बहुत धनी थे जिन्हें कुलक कहते थे। क्या कहते थे? कुलक। धनी संपन्न किसानों को कुलक कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब रूढ़िवादी आए। क्या थे? रूढ़िवादी। ये समझ में आ गया? रूस के संपन्न किसान क्या कहलाते थे? कुलक। ये आता है क्वेश्चन अक्सर। अब रूढ़िवादी। आपको मालूम है जब रूस की क्रांति हुई थी, रूस का शासक कौन था? जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड। ये लिखना पड़ता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो कौन था उस समय? जार निकोलस सेकंड। रूढ़िवादी तबका क्या चाहता था? रूढ़िवादी लोग क्या चाहते थे? रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। ये दोनों के खिलाफ था, रूढ़िवादी के भी खिलाफ था और उदारवादी। ये रूढ़िवादी रेडिकल के भी खिलाफ था और उदारवादियों के भी खिलाफ था, दोनों के ये खिलाफ था। कौन सा तबका? आप जानते हो रूढ़िवादी कौन होते हैं? जो पुराने विचार रखते हैं। जैसे हमारे घर में दादी वगैरह होती हैं, उनके विचार पुराने होते हैं, नॉन टॉकिंग, उनके विचार पुराने होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं करो, कहते हैं हम लोगों से ऐसा नहीं करो, वो नहीं करो, कहते हैं ना। तो रूढ़िवादी भी उसी तरह के होते हैं, जो थोड़े पुराने विचारों के होते हैं, उन्हें हम रूढ़िवादी कहते हैं, जो अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर चलते हैं। तो रूढ़िवादी क्या थे? रूढ़िवादी दोनों के खिलाफ थे, मगर फ्रांसीसी क्रांति जब हुई उसके बाद वो भी चाहते थे कि रूस के समाज में कुछ बदलाव हो। जब फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस का समाज बदल गया, लोकतांत्रिक हो गया, राजशाही खत्म हो गई, मोनार्ची खत्म हो गई थी। आप सभी को पता है लुई 16 को गद्दी से हटा दिया गया था और फिर वहां पे संविधान बना, संविधान आधारित सरकार बनी। तो जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई तो रूढ़िवादी भी चाहते थे कि कुछ बदलाव तो हो,
लेकिन दोनों के खिलाफ थे ये, उदारवादियों के भी खिलाफ थे और रेडिकल्स के भी खिलाफ थे। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, ये नहीं चाहते थे कि परिवर्तन हो कुछ भी। लेकिन 19वीं सेंचुरी तक आते